अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज यौम निजात है, यौम तशक्कुर है। और फ़ारसी में कहते हैं ना कि शुक्रुलिल्लाहि शादानियम, शुक्रुलिल्लाहि शादानियम, बर रुख़े दोस्तां ख़ंदानियम। कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें हँसने का, खुश होने का मौका अता किया, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि दोस्तों के सामने मुस्कुराने का मौका अता किया। आज यौम तशक्कुर है, आज यौम निजात यूँ है कि आज वो शख्स इस पाकिस्तान को इंतहाई तंग दस्ती में छोड़ के आज वो रुखसत हो रहा है, जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दे। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस मुल्क में वो हालात पैदा करे कि जो ज़िंदगी में पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब एक जुमला कहा करते थे, मेरे साथ भी उन्होंने ये जुमला अदा किया था, और वो कहते होते थे कि खस कम जहाँ पाक। आज मुझे वो जुमला किसी और के रेफरेंस में याद आ रहा है, और फिर मुझे तो आज कुरान पाक की वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल हुक्मु लिल्लाह, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। जिन लोगों को वो अमानतन कुछ दिन के लिए कुछ इख्तियार देता है, वो उनकी आजमाइश होती है, और अगर वो बंदों की तरह और इंसानों की तरह उसको इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला उनको उसका अजर अता करता है। और अगर वो औकात से बाहर हो जाएं, जिस तरह कि अभी हमने देखा पिछले 7-8 माह के दौरान, तो फिर वो ना सिर्फ वही इख्तियार जो है वो उनके लिए अज़ाब का बायस बन जाता है, बल्कि दीन और दुनिया दोनों में रुसवाई का बायस बन जाता है। तो ये हमने देखा है, और जिस तरीके से हमने ये मामलात सारे चलते हुए देखे हैं, आप सब इसके गवाह हैं। सबसे पहले तो आपको ये भी, एक बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा और पूछते रहते हैं कि आप प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह मैं आज आपको बता देता हूँ। एक तो ये था कि जब मैं फरवरी में पाकिस्तान गया था, तो मैं बहुत अपबीट था, मैं बहुत खुश था कि पाकिस्तान उस वक़्त राइज़ कर रहा था, और मेरा ये ख़्याल था कि मैं जाऊँगा, तो मैं वहाँ पे जाके इस राइज़ को देखूँगा कि किस तरीके से पाकिस्तान राइज़ कर रहा है। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया, तो जाते ही कुछ दिनों के बाद ही मुझे कुछ सुन-गुन मिली कि मामलात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और होंगे मज़ीद। कुछ दोस्तों ने अंदर से, इदारों के अंदर से बताया कि मामलात जो हैं वो काफ़ी सेटल हो चुके हुए हैं, यानी तय हो चुके हुए हैं कि इमरान साहब जो हैं उनको जाना होगा। तो इसलिए जब वो मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये जो आर्मी चीफ साहब हैं, ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं। लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि वो जो अनथिंकेबल था, वो प्रैक्टिकली होना शुरू हो गया। तो उससे मेरी जो परेशानी थी, उसमें काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ, और मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? ये हम लोग तो इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर हमने अपनी आँखों के सामने वो सारा कुछ होता हुआ देखा। आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से लोग वहाँ पे बाहर निकले, किस तरीके से इमरान खान के खिलाफ जो इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था, वो कामयाब हुआ, और किस तरीके से अमेरिकन स्पॉन्सर्ड जो एक रेजीम चेंज ऑपरेशन था, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा। लेकिन जाते-जाते उसने अपने जो भी उसके असरात थे, उनका सबसे ज़्यादा जो असर है, वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हुआ। तो एक तो ये है कि हमने देखा कि ये जो इनहेरेंट फ्लॉज़ हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उसमें एक आपको याद है कि एक इंग्लिश का एक फ्रेज़ है जिसमें कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। उसको हमने अपनी आँखों के सामने रिसेंट पास्ट में सबसे बड़ी जो मिसाल है वो हमने इसको देखा है। ये जो आर्मी चीफ जिस तरीके से इनको इख्तियारात दिए गए, आपको शायद याद नहीं होगा, 2016 में जब इनको रखा गया, और फिर जब एक्सटेंशन दी जा रही थी, 18th की बात है, तो मुझे याद है उस वक़्त हम कैलगरी में ही था, मैं अपने ऑफ़िस में था। उस लंच ब्रेक में मैं बाहर निकला, बाहर निकल के मैंने एक वीडियो की, और वहीं पे पार्क में खड़े होके मैंने वीडियो की कि खुदा का वास्ता है कि इस शख्स को आप एक्सटेंशन ना दो। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान साहब के भी कुछ मामलात इस तरह के हैं, वो किसी की सुनते तो हैं नहीं। उन्होंने दे दी, और वो अपने तौर पर कुछ सोचा होगा कि नहीं ये मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और ये नहीं होगा। लेकिन इस तरह होता नहीं। जो जिन लोगों में थोड़ी-सी कोई मुरव्वत या कुछ थोड़ा बहुत ख़ानदानीपन होता है, वो तो इस तरह की चीज़ें सुन सुन के और उनका शुक्रगुज़ारी के जज़्बात उनके उभर आते हैं। लेकिन जिनमें ये चीज़ें नहीं होती, वो फिर उसको
اپنے لیے سوچتے ہیں اور اپنے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. اینی وے آہستہ آہستہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اب وہ اتنی زیادہ ٹینشن وہاں پہ شروع ہو گئی کہ ہم لوگ بالکل بے بس قسم کے فیل ہونا شروع ہو گیا ہمیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں. پروگرامز بھی کچھ کر رہے تھے، پروگرامز میں بھی معاملات جو تھے وہ کچھ کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، کسی سے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ ڈر رہے تھے. ایون جو پروگرامز میں ہمارے ساتھ جو شریک ہوتے تھے لوگ وہ بھی بیچارے اپنی اپنی جگہوں پہ مجبور تھے. تو پھر میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں تو جون میں جا کے میں نے پھر سوچا کہ میں اب پروگرام نہیں کروں گا جب تک کہ یہ ہمارا جو پاکستان کا جو پاک کنواں ہے یہ پاک نہیں ہو جاتا اس ناپاکی سے. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کنویں میں کوئی جانور گر جائے، وہ خاص ایک جانور ہوتا ہے، وہ اگر گر جائے اور مر جائے تو پھر وہ آپ لاکھ اس میں سے ڈول نکالتے رہیں، 30 نکالیں، 60 نکالیں، 100 نکالیں، تو وہ کنواں پاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس مردہ جانور کو باہر نہیں نکال کے پھینک دیتے. پھر آپ اس کے بعد ڈول نکالتے ہیں تو جا کے پھر وہ پاک ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں جب تک یہ ناپاک ایک جو چیز ہے یہاں پہ موجود ہے میں یہ پروگرام نہیں کروں گا، کیونکہ میں پاکستان کے اندر جس طرح کے بھی حالات ہوں میں اس طرح کی چیز برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج چونکہ وہ رخصت ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے اس طرح کی تو میرا خیال ہے کہ کسی بدترین کسی شخص کو بھی اس طرح رخصت نہیں کیا جاتا جس طرح کہ اس کو قسمت میں لکھا ہوا تھا. اور وہ یہ جس طرح جا رہا ہے اللہ کی پناہ کسی دشمن کو بھی اس طرح کی عزت اللہ تعالیٰ نہ عطا کرے. تو آج چونکہ آج مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا کنواں جو ہے وہ پاک ہوا ہے اور اب ہم پاکستان کے کنویں میں سے پانی پی سکتے ہیں. آپ کو بھی میں کہوں گا کہ اب آپ پاکستان کے کنویں میں سے پانی پی سکتے ہیں، کیونکہ اب انشاءاللہ میرا خیال ہے اور میری امید ہے کہ نئے آنے والے جو آرمی چیف ہوں گے وہ ان کی طرف ہماری جو امیدیں ہیں وہ بڑھنی شروع ہو جائیں گی. لیکن اب ایک چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک سینیریو ہے کہ ہمارے ہاں ہماری افواج کے اندر اس طرح کے فلٹرز کیوں نہیں ہیں. ایک شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہے، جس کے معاملات اس طرح کے ہیں، جو جس کا انٹلیکچوئل لیول آپ دیکھتے ہیں، اب یہ اپنے لاسٹ تقریر سن لی نا، یعنی جس کی تقریر کو آپ 5 منٹ سے بھی زیادہ نہ سن سکیں، اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہوگا. تو یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے فلٹرز کہاں پہ ہیں، یہ کہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا شخص ہے جس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، کیسا شخص ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا ہے. اور رائٹ فرام دا پی ایم اے سے ہی کیوں نہیں یہ چیزیں دیکھی جاتی. سائیکولوجیکل انالیسس تو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے جو سائیکالوجسٹ وہاں پہ ہیں، سائیکیٹرسٹ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ایک آدمی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ آگے جا کے کتنا وہ خراب ہو سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمسایہ ملک، کوئی دشمن ملک یا کوئی اور سپر پاور، کوئی اور بھی اس طرح کے آدمی کو وائر کر لے اور اس کو وہ کمپرومائز ہو جائے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کے ادارے کا کیا بنے گا؟ اور اس ادارے کا کہ جو پاکستان کا جس کو میں کہتا ہوتا تھا کہ سینٹر آف گریوٹی ہے، تو وہ اس بندے نے اس کو سینٹر آف ڈپریوٹی بنا کے رکھ دی. تو یہ فلٹرز کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا. اور انہوں نے میں نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج جو کہ پاکستان کی عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو انہوں نے پاکستان کی عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور وہ جو فوج ہے وہ بیسیکلی اس کو ماہی بے آب کر دیا ہے. یعنی وہ جو ایک عوام کا جو پانی ہے، جو اس کا سمندر ہے، اس میں وہ جیتی ہے، وہ پنپتی ہے. فوج جو ہوتی ہے وہ کسی الوف ہو کے نہیں، کسی جنگل میں جا کے نہیں بیٹھ جاتی ہے اور جا کے اپنا کام کرتی ہے. اس کی جو قوت ہے، اس کو جو تقویت ملتی ہے وہ عوام کی جو سمندر ہے، عوام کی جو طاقت ہے وہ ادھر سے آتی ہے. لیکن انہوں نے اس کو مائع بے آب کر کے رکھ دیا، اس مچھلی کی طرح جس جو پانی سے باہر نکل کے رہتی ہے اور وہ پھر تڑپتی ہے، اور پھر آخر کیا ہوتا ہے، آخر وہ مر جاتی ہے. تو اس شخص کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور جو فوج کے درمیان جو ایک رشتہ تھا وہ انہوں نے اس کو کمزور ترین سطح پر لے گئی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ چانس ہے کہ اس کو بچایا جا سکے، کیونکہ فوج ہماری ہے، فوج اس کی نہیں ہے، فوج ہماری ہے اور ہماری پیاری فوج ہے. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ تو ہمیشہ سے ایون جو ہمارے ہمسائے ممالک کے معاملات کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی تو ہم اپنی فوج کو
डिफेंड करते थे, और उसको मैं हमेशा से कहा करता था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और पाकिस्तान को अगर तरक्की करना है तो फौज को आगे लेके जाना और फौज के साथ मिलके इस तरह की चीजें करना जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन हमने देखा कि ये एक चीज जो है वो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गई है और बहुत ही ज्यादा आगे चली गई है, और अब हमने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुई हैं, किस तरीके से मामलात खराब हुए हैं, और नुकसानात की तो एक लंबी लिस्ट है। आप इकोनॉमी को देख लें, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल जैसा खुद आदमी जो इनका बंदा है, वो आके कह रहा है कि जी डिफॉल्ट हुआ चाहता है, किसी वक्त भी हुआ चाहता है, लेकिन किसी के सर के ऊपर कोई जूं रेंगी रेंगी है? और खास तौर पे ये जो कुएं वाला था, इसके सर के ऊपर कोई जुएं जुएं रेंगी है? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। पीटती रही दुनिया कि जनाब ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट ही डिडंट केयर। अब उसकी वजह क्या थी? अब देखें ना, मैं नुकसानात की बात कर रहा था, तो सबसे पहले तो ये है कि नुकसानात में आप देखेंगे सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी को पड़ा। सबसे पहले सबसे बड़ा तो ये पड़ा कि फौज की जो रिश्ता था अवाम के साथ वो कमजोर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। अरशद शरीफ के कत्ल में मैं समझता हूँ वो मेरे चूंकि पुराना चैनल एयर वाई के साथ मेरा रिश्ता रहा है और उसके साथ वो मुंसलिक थे, इसलिए मेरा भी उनके साथ ताल्लुक था। और जब मैं 2009-10 में भी एयर वाई में काम कर रहा था पाकिस्तान में भी, अमेरिका के बाद भी, तो उस वक्त भी अरशद वहीं पे आने वाले थे। उसके बाद मेरे ख्याल वो आगे थे और उनसे मेरा एक ताल्लुक इस तरह बना था। और खास तौर पे जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई और फिर उनके भाई की भी डेथ हो गई, तो मैं और हानूशी सब वहाँ पे गए और हमने जनाजा भी पढ़ा, तो उनके साथ एक ताल्लुक था। तो मुझे बड़ा दुख है उनका इस तरीके से उनके साथ इन्होंने ये हरकत की है। तो ये जो चीज़ है, अरशद शरीफ को देखे, फिर आप आजम स्वाति का मैंने जिक्र किया, फिर इमरान खान के ऊपर जो मर्डर अटेम्प्ट हुई है, यानी आप ये कोई मजाक है? बेसिकली तो दे एक्चुअली गॉट हिम, उन्होंने तो उसको अपनी तरफ से मार दिया था। ये तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी और वो बच गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे फॉर्मर हैं, उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। लेकिन मसला ये है कि इस तरह तो अगर आप मुल्क चलाना चाहते हैं तो इस तरह नहीं चलता। अब लोगों को पता भी चल गया, जाते-जाते देखें देखें अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं जाने से पहले लोगों को एक्सपोज़ कर दूँगा। जाते-जाते देखें कि कैसे एक्सपोज़ हुआ। फैक्ट फोकस की स्टोरी ने सारी कहानी खोल के रख दी। हैट्स ऑफ टू नूरानी, अहमद नूरानी जो है, मैं नहीं कभी मिला उनसे, लेकिन वो मेरे साबिक इदारे द न्यूज़ इंटरनेशनल से मुंसलिक रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से अभी मेरा ख्याल है कि ये वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको कहते हैं ना, ये अभी सिर्फ उन्होंने सिर्फ एक झलकी दिखाई है। इसके बाद भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें उनके पास होंगी। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो कह रहे थे कि जी नैब लॉज जो है ख़त्म कर दें और जनाब करप्शन हमारा इशू नहीं होना चाहिए, और इमरान खान साहब आप तरक्की की बात करें, आप प्रोग्रेस की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, आप छोड़ें इसको करप्शन को, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। तो भाई इकोनॉमी कैसे अच्छी हो जाएगी? रोज़ आप बाहर निकलते हो, बाहर जाते हो, आप बाहर ममालिक में जाते रहते हो। आपको नहीं पता कि इकोनॉमी वहाँ पे अच्छी होती है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। हम लोग यहाँ पे बाहर रहते हैं, हमें पता है कि किस तरीके से रूल ऑफ लॉ मैटर करता है इकोनॉमी के लिए, और आपके यहाँ तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है ही कोई नहीं। और जो अदालतें हैं उनके ऊपर भी मैं आऊँगा किसी वक़्त, मेरा ख़्याल है कि उसको भी सीरीज़ हमें करनी चाहिए कि अदालतें हमारी क्या कर रही हैं। और चीफ़ जस्टिस साहब के सामने चीख-चीख के लोग मर गए हैं, और इस चीफ़ जस्टिस को मेरा ख़्याल है कि कान धो रहे हैं या क्या हुआ है, कुछ पता ही नहीं इनको चलता कि लोगों के ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। दुनिया में लोग कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में क्या-क्या हो रहा है, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स का बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन इनको कोई असर ही नहीं होता। लोग खतूत पे खतूत लिख रहे हैं। वो इमरान रियाज को मैं देख रहा था, वो बेचारा लोगों को कह रहा था कि भाई खत लिखो, खत लिखो। और भाई एक खत के ऊपर भी आपको सो मोटो एक्शन ले लेना चाहिए था। लाखों करोड़ों खत लिखवा के आपने क्या करना है? आपको नहीं पता अवाम की क्या हालत है? आप अखबारात नहीं पढ़ते, आपको पता नहीं चलता, आपके घर वाले नहीं आपको बताते। लेकिन नहीं, तो इसलिए एक तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। दूसरा, इन्होंने आखिरी तकरीर जो जाते-जाते की उसमें 1971 का किस्सा छेड़ दिया। वो भी गलत बात की, बिल्कुल गलत बात की, क्योंकि वो सारे का सारा जो किया धरा था वो आप लोगों का था, आपके बड़ों का था, और वही लेगेसी जो है वो आप लेके आगे चल रहे हैं। उसको आपने छेड़ के इंडिया में लोगों ने मज़ाक उड़ाया। इंडिया में लोगों ने मज़ाक उड़ाया कि देखें ये जो आर्मी चीफ हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आप फिर कहते हैं कि हमारी लेगेसी होनी चाहिए। लेगेसी जो है वो गद्दार की कोई लेगेसी नहीं होती। गद्दारी की सिर्फ़ सज़ा होती है। वो ज़िंदगी में भी मिलती है और वो तारीख़ में भी मिलती है। और आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है, ये आपको आज के बाद पता चलेगा, आप जहाँ-जहाँ पे भी जाएँगे। आप पाकिस्तान में रहेंगे तब भी, पाकिस्तान से बाहर जाएँगे तब भी, आपको लोगों के रिएक्शन से पता चल जाएगा कि लोगों की जो ज़ुबान है, वो आप रोक नहीं सकेंगे। वो बेसिकली अल्लाह की ज़ुबान जो होगी, वो लोगों की ज़ुबान के ज़रिए आपको नज़र आ रही होगी।
तो अब मैं आखिर में थोड़ा सा नए जो चीफ साहब हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मुझे पता है आपकी रास्ते में बहुत सारी माइंस वो डाल के गए हैं, जाते जाते भी मुख्तलिफ चेंजेस जो हैं वो करके गए हैं, मुख्तलिफ प्रमोशंस वगैरह, मुख्तलिफ पोस्टिंग्स वगैरह करके गए हैं। लेकिन आपका अभी हम इम्तिहान देखेंगे, आपको कुछ दिन देंगे, देखते रहेंगे कि आप क्या करते हैं। माइंस का मतलब ये नहीं है कि वो क्लियर नहीं हो सकती, आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये टेस्ट होगा कि पंजाब गवर्नमेंट में जो अभी उनका रेजिग्नेशन का मामला है उसमें किस तरह आप न्यूट्रल रहते हैं, वाकई न्यूट्रल रहते हैं या क्या करते हैं। फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो एल्फी लगाई हुई है आपने, जिस तरीके से आपने उसको जोड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, उस पर आप क्या करते हैं। फिर ये जो खासतौर पर जो डर्टी हैरी वाला मामला है, डर्टी हैरी के ऊपर आप क्या करते हैं, उसको आप वहाँ पे रखते हैं या उसको आप फारिग करते हैं। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इनके ऊपर केसेस करने चाहिए आपको, और इंस्टीट्यूशन के अंदर रहते हुए करनी चाहिए, इनकी इनकी इंक्वायरीज होनी चाहिए कि किस तरीके से ये लोगों की जाके फिल्में बनाते हैं और किस तरीके से जाके लोगों को नंगा करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किस तरीके से लोगों की इज्जतों को आप नीलाम कर रहे हैं। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि दुनिया में इस तरह की मिसाल कभी नहीं मिलती कि आपको इस तरह की हरकतें अपने लोगों के साथ करें, को जाके आप दूसरों के साथ करें। हम तो अबू गरेब और अब वहाँ पे बगराम एयर बेस के ऊपर बातें करते थे कि जी वहाँ पे उन्होंने ये किया वो किया। आप लोगों ने तो अपने के साथ शुरू कर दिया है। इसी तरह अरशद शरीफ केस जो है उसके अंदर आपको अपना फुट डाउन करना चाहिए कि किस तरीके से उसकी इंक्वायरी हो। फिर आजम स्वाति का जो है फौरी तौर पर उनको रिहा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, अनहोली अलायंस जो आपने ऊपर खड़ा किया हुआ है उसको ख़त्म करें। करप्शन जो है उसको टॉप प्रायोरिटी के तौर पर अनाउंस करें कि जी करप्शन ख़त्म करना हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। फिर रूल ऑफ लॉ जो है, जस्टिस फॉर ऑल, ये और फिर सब सब उस लॉ के नीचे आएंगे, इंक्लूडिंग द फौज। अगर नहीं आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसके साथ साथ जो है वो ये है कि जो बाजवा और उसकी जो फैमिली के मामलात हैं जो फैक्ट फोकस में आए हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी में जो जो लोग भी पकड़े जाएं उनके ऊपर सजाएं देनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये फॉर्मर जनरल है या फॉर्मर मेजर जनरल है, या फलाना है या धमकाना है। उसमें सुसर आता है या दमाद आता है या उसमें समधी आता है, जो भी आता है उसको कानून के हवाले किया जाना चाहिए और उनके ऊपर उनको करार वाकई सजाएं देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ये सजा देनी चाहिए कि पाकिस्तान को उन्होंने लूटा है और पाकिस्तान की माँ थी, पाकिस्तान की अपनी माँ को इन्होंने लूट लिया। तो ये चीज़ें जो है इनको देखना चाहिए और जो भी रास्ते में है उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से हो सकता है। मैं इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें अभी मजीद बाकी जो हम शोज़ करेंगे इंशाल्लाह सीरीज़ में, वो हम करेंगे। उसमें ये भी देखेंगे पीएमए से लेकर अभी तक ऊपर तक फिल्टर्स क्यों नहीं लगाए जाते, क्यों नहीं इस तरह के लोगों का रास्ता रोका जाता। और इजाज़त से पहले सिर्फ ये कहूँगा कि आपको सबको ईद मुबारक। आज बहुत बड़ी ईद है, आज आज़ादी की ईद है, योम निजात है, योम तशक्कुर है। और साथ साथ ये भी है कि हम ये भी देखें कि अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि हमें बहुत बड़े नुकसान से अल्लाह ने बचा लिया है। हम हो सकता है कि हम मज़ीद नुकसानात की तरफ जाते और अगर एक्सटेंशन इसको मिल जाती तो पता नहीं ये मज़ीद क्या-क्या नुकसानात करता। लेकिन मेरी 10 बस्ता गुज़ारिश होगी नए आर्मी चीफ साहब से, एक तो आपको मुबारक भी, लेकिन मुबारक तब एक्चुअल में हम देंगे जब हमें पता चलेगा कि आपने रोल बैक करना शुरू कर दिया है और फ्रीज के ऑर्डर्स दे दिए हैं। जो जो भी पहले मामला चल रहे थे उनको फ्रीज एंड रिवर्स, ये वाले ऑर्डर्स आप देंगे तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इस पाकिस्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।